हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए चेकमेट के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो बेहोश हो चुका था और होश में आने के बाद बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका था। उसकी ये कंडीशन देखकर चेंग, म्याम्या और जिनलिंग तीनों भी बहुत ज़्यादा शॉक में रह गए थे। ईवो फिर से बेहोश कर दिया गया और तब से वो सो ही रहा था। पूरे 2 दिन बीत गए और इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। जी टाइम टाइम पर आकर चेंग से मिलती थी, क्योंकि इस वक्त तो चेंग जी से मिलने जा नहीं सकता था। इसलिए जी खुद ही यूबिन को लेकर लंच ब्रेक में और डिनर टाइम पे भी चेंग से मिलने के लिए जिन मैंशन आया करती थी। उसने ईवो और म्याम्या को भी देख लिया, म्याम्या से दोस्ती तक कर ली, उसका भरोसा जीत लिया। पूरे 2 दिन बाद ईवो फिर से एक बार होश में आया। अब लगभग हफ्ता होने को आया था जब से ईवो की ये कंडीशन थी। दोबारा से वो हाइपर हो गया। चेंग ने दोबारा से उसे इंजेक्शन दिया, पर इस बार म्याम्या से रहा नहीं गया। उसने चेंग से रिक्वेस्ट की कि वो अपने स्टाफ क्वार्टर्स में लौटना चाहती है। वो ईवो को ऐसे हालत में और नहीं दे सकती, वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती। अब चेंग जी, जो इस घर के सबसे बड़े थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि म्याम्या और ईवो जी के घर पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि इस शहर में म्याम्या और ईवो के लिए इससे सेफ प्लेस नहीं हो सकती। उन पर किसी को नज़र रखने की ज़रूरत है। म्याम्या इस जगह पर नहीं है, उसे हॉस्टल में या फिर जिन मैंशन में अकेले नहीं रखा जा सकता और ईवो की सराउंडिंग चेंज करना ज़रूरी है। चेंग उसे अकेला तो नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो जी के साथ रहे। अब सारे लोग जी के अपार्टमेंट में आ गए। चेंग और जिनलिंग तो टेम्पररी थे, पर ईवो और म्याम्या अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अब दिन भर सारे लोग जी का रेस्टोरेंट में हाथ बटाते, यहाँ तक कि जिनलिंग भी वेटर का काम कर रहा था और उसे काम करता देखकर म्याम्या को बहुत अच्छा लग रहा था। जिनलिंग को भी कहीं ना कहीं वर्थ इट महसूस हो रहा था। यूबिन मानो उनका बड़ा भाई बन गया था। यूबिन को भी छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, मतलब टीनेजर से। और इन लोगों को भी अपना एक बड़ा गगप पाकर बहुत अच्छा लग रहा था। ईवो रिकवर हो रहा था, साथ में चेंग और जी की लव स्टोरी भी चल रही थी। और जहान, उसकी मीटिंग जो बस 1 हफ्ते के लिए होनी थी, वो बढ़ते बढ़ते 15 दिन 3 हफ्ते कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो वापस से अपने ईलिंग पैट्रियार्क मोड में जो आ गया था, जिसे बस अपना प्रॉफिट दिखता था। और जब आखिरकार उसकी बॉडी ने ट्रोल कर दिया, उसे वापस से अपनी फिज़िकल नीड्स सताने लगी, तब जाकर उसे याद आया कि वो किसी को बीजिंग में छोड़कर आया है। उसका सेंट, उसका टेस्ट, उसकी स्किन, उसे सब कुछ याद आ रहा था। उसे वापस से वो बंदा चाहिए था अपने आगोश में। और अब मिस्टर शाह का पेशेंस ख़त्म हो चुका था। वो अगली फ़्लाइट से ही वापस चाइना आ गए। दूसरी तरफ होश में आने के बाद ईवो ने तुरंत जी को ज्वाइन किया था। वैसे भी वो चुप रहने वाले बंदों में से नहीं था। उसने जी को जीजे कहना शुरू किया और यूबिन को डीडी, और अब ये चारों की फैमिली हो गई। ईवो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कभी इनसे अलग ही नहीं हुआ। इधर जी के रेस्टोरेंट में ईवो ने ज्वाइन किया और उसका गेटअप था लान वांगशी का। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैफ़े था, जहाँ पर हर एक सर्वर अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहनता था और स्केटबोर्ड पर सारे लोगों को सर्व किया जाता था। ईवो को ये सब इतना अच्छा लग रहा था जैसे वो बना ही इस चीज़ के लिए हो। उसने ज़िंदगी में पहले कभी भी स्केटबोर्ड नहीं चलाया था, पर उसे सीखने के लिए उसे 2-3 घंटे ही काफ़ी हो गए और वो स्केटबोर्ड पर बैलेंस करना भी सीख गया। और अब पिछले 8-10 दिन से वो इस कैफ़े की जान बना हुआ है। पहले 2-3 दिन तक तो लोगों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही ईवो ने अपने चार्म से लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, इस कैफ़े की भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी और लोग स्पेशली वांगची डीडी की डिमांड करने लगे। जिस तरह से वो आता, सबके बीच घुल मिल कर रहता, सबको बहुत अच्छा लगता। दूसरी तरफ
मिस्टर शाओ घर पहुंच चुके थे और जब वो घर पहुंचे, मैंशन हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। बिना देर किए मिस्टर शाओ के कदम अपने पर्सनल विंग की तरफ चलने लगे, उनके बेडरूम की तरफ। पर सरप्राइजिंगली उनके बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसे तो ईवो उनकी आवाज़ के बिना खोलता भी नहीं था। ये देखते ही मिस्टर शाओ के माथे की नस चढ़ गई और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तब तो उनका दिमाग ब्लास्ट कर गया। अंदर ईवो नहीं था। वो तुरंत चिनलिंग के विंग की तरफ गए म्याम्या को ढूंढने के लिए, पर वहाँ ना ही म्याम्या थी ना ही चिनलिंग। यहाँ तक कि मेंशन पे कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ सर्वेंट्स थे। मिस्टर शाओ उसी हालत में नीचे आ गए, सारे सर्वेंट्स को बुलाया। एक ही आवाज़ में सारे लोग कतार लगाकर खड़े हो गए। मिस्टर शाओ पूछने लगे, ईवो कहाँ पर है? मेरा हस्बैंड कहाँ पर है? किसी की भी छूट छाट तक करने की हिम्मत नहीं थी। कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। सारे के सारे सर झुकाकर खड़े थे और ऐसे समय में एंट्री होनी थी हमारे चेंग चेंग की, क्योंकि जहाँ कोई नहीं वहाँ पर चेंग बेचारा बलि का बकरा बन ही जाता है। चेंग मेंशन के अंदर आया और आते ही उसने देखा द डेविल, हीलिंग पैट्रियार्क। चेंग को जहाँ पर मिस्टर शाओ तक पहुँचने के लिए 10-12 कदम चलने थे, मिस्टर शाओ 3-4 कदम चलकर ही उसके पास पहुँचे। उससे पूछा, चेंग, मेरा हस्बैंड कहाँ पर है? इधर चेंग जो मैंशन के अंदर आते हुए ये सोच रहा था, यहाँ क्या भूकंप आ गया था? ये मैंशन इतना बिखरा बिखरा क्यों लग रहा है? ऑब्वियसली ये मिस्टर शाओजान के गुस्से का नतीजा था। वहाँ पर सारी चीज़ें उलट पुलट हो चुकी थी। चेंग शॉक होकर जोर से चिल्लाया, ओ नो झान! वो जान की तरफ जाने ही वाला था, तब तक तो जान उसके पास पहुंचा और आते ही सीधा चेंग के पेट में एक पंच लग गया, इतनी जोर से कि चेंग वहीं पर बेंड हो गया। इससे पहले कि चेंग कुछ और एक्सप्लेन करे, एक और पंच आ गया और अब तो चेंग को दिन में तारे दिखने लगे। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, वो बेहोश हो गया। इधर जान अभी भी उसे कॉलर से पकड़कर इतनी ज़ोर से खींचते हुए पूछ रहा था, मेरा हस्बैंड कहाँ पर है? पर जवाब देने के लिए चेंग की सोल अपनी जगह पर तो होनी चाहिए ना। उसका तो कब का प्रोटीन शेक बन चुका था। दूसरी तरफ कोई सर्वेंट जान को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर अगर जान तीसरी बार चेंग को पंच करता तो चेंग उठने की हालत में भी नहीं रहता। ये देखकर एक सर्वेंट ने चुपके से आगे आते हुए कहा, सर, लिटिल मास्टर आपको लोटस कैफ़े में मिलेंगे। इतना सुनते ही जान ने चेंग को छोड़ दिया, जो धड़ाम से नीचे गिर गया। और इधर जान अपने कफ कॉलर ठीक करते हुए तुरंत बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। लोटस कैफ़े, उसने ड्राइवर से कहा और उसकी कार लोटस कैफ़े की तरफ निकल पड़ी। लगभग 15 मिनट बाद अपनी लंबी लंबी टांगों से बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करते हुए शाहजहान लोटस कैफ़े के अंदर पहुंच चुका था। अंदर का एनवायरनमेंट उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग था। लोग हंसी मजाक कर रहे थे। शाहजहान एक पल के लिए रुक गया। वो यहाँ पर सीधे जाके तोड़फोड़ नहीं कर सकता। वायलेंट होने से पहले उसने इधर उधर ईवो को ढूंढना शुरू किया, पर तभी कैफ़े ओनर जी की नज़र उस पर गई। वो उसके इंटेंशन समझ गई और ऑलरेडी उसके सामने पहुँच गई। तब तक शाहजहान ने भी ईवो को ढूंढ लिया था। वो आगे बढ़ता तभी उसके सामने कोई चीज़ आ गई। उसने नीचे झुककर देखा तो एक लेडी थी, तो उसे सामने से हटाने के लिए शाहजहान ने आगे हाथ बढ़ाया, पर उसकी आंखें, पता नहीं क्यों उन आंखों को देखकर शाहजहान फिर से रुक गया। उसके माथे पर शिकन आ गई और उसने फिर से एक बार अंदर की तरफ देखा, जहां अभी अभी उसे ईवो की नज़रें दिखाई दी थी। पर जल्द ही ईवो अंदर के पार्टीशन से बाहर निकला और शाहजहान बिल्कुल स्टन रह गया। अंदर से ईवो लहराते हुए नीले रोब्स में आ रहा था। उसके विग के सिल्की हेयर्स उसके मुड़ने पर इतने इनायत से घूम रहे थे कि शाहजहान बस उसे देखता ही रह गया। उसका फोरहेड रिबन, चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट, हाथ में पकड़ा हुआ ट्रे, तेज़ी से बढ़ते हुए स्केट्स, ये सब देखकर तो शाहजहान 2 पल के लिए
अपनी सांस लेना भी भूल गया। ईवो इतना खूबसूरत लग रहा था। शाहजहान, जिसे किनशिप बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर जी उसे खींचकर कब वहाँ से ले गई ये भी उसे पता नहीं चला। जब वो उसकी नज़रों से दूर हुआ, उसने मुड़कर फिर से अपने सराउंडिंग की तरफ देखा। वो कब का कैफ़े के एक कॉर्नर टेबल पर पहुंच चुका था, उसी लड़की के साथ जिसने अभी अभी उसका रास्ता रोका था। ये डिस्ट्रैक्शन तो ना। शाहजहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो लड़की पहले ही उसे नीचे चेयर पर बिठा चुकी थी। तभी फिर से एक बार ईवो अगली ऑर्डर के साथ बाहर निकला। अब तो शाहजहान उसे बड़े ही आराम से देख सकता था, जितना चाहे उतना घूर घूर कर, और वो देख भी रहा था बिना पलके झपकाए ईवो अपने हर मूव के साथ कैसे स्विंग कर रहा था। उसके रोब्स, उसके बाल कितनी खूबसूरती से उसके ऊपर लिपट रहे थे, फिर उसे छोड़कर जा रहे थे जैसे कि डांस कर रहे हो। ईवो फिर से अगले टेबल पर पहुंचा, उसी प्यारी सी स्माइल के साथ, जिस पर ना किसी चीज़ का डर था, ना कोई ज़बरदस्ती थी, ना ही कोई रिग्रेट था। बिल्कुल एक मॉर्निंग सनशाइन की तरह लग रहा था वो। उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। ईवो ने उस टेबल पर सर्व किया जहाँ से ऑर्डर आया था। एक मिडल एज कपल था, जिन्होंने ईवो की तरफ देखकर मुस्कुराया, और ईवो भी एक बिल्कुल स्विफ्ट टर्न लेके उस कपल को हार्ट टर्न का जेस्चर करके वहाँ से चला गया, अपने कंधे उड़ाते हुए। पर यार, यहाँ तो किसी और के दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। ईवो की खूबसूरती से उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी, कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। अब तो जान इस नए ईवो में खो गया। उसकी प्यास बढ़ने लगी, वो गल्प करने लगा। हर बीतता सेकंड उसके लिए इतना मुश्किल हो गया जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अब वो शांत नहीं रह पा रहा था, और इधर ईवो तो उसे पहचान भी नहीं रहा था। वो उसके सामने से घूम रहा था, ऐसे जैसे जान उसके लिए कोई मैटर ही नहीं करता। जान के तो हाथ कांप रहे थे ईवो को पकड़ने के लिए, उसे पूरी तरह से सबमिसिव बनाने के लिए। ईवो ने इस मेसी मैन को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पर जल्द ही वो जी को ढूंढने लगा। इधर जी ने शाहजहान को पूरी तरह से स्टडी किया और कहा, देखो मिस्टर शाह, मैं जानती हूँ आप उसे पाना चाहते हो। मैं नहीं जानती आप दोनों के बीच में क्या हुआ, पर आपने जिस तरह से उसे पाया, मुझे नहीं लगता वो उसका असली रूप था। जहाँ ने माथे पर शिकन लिए जी की तरफ देखा, तो जी ने कहा, देखो मिस्टर शाह, चेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने मुझे ईवो की हालत में पूरी तरह से बताया है। साथ में मैम और जिनलिंग भी थे। मैं अब आपके फैमिली का हिस्सा हूँ एक तरह से, तो मैं हर चीज़ के बारे में जानती हूँ, और मेरे ख्याल से ये ईवो आपको पहले ईवो से ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मेरी मानिए और इसे थोड़ा टाइम दीजिए, इसका दिल जीतने की कोशिश कीजिए। ये भूल चुका है इसके साथ क्या हुआ था, ना ही इसे पिछली कोई भी बात याद है। ये मुझे अपनी बड़ी बहन समझता है, और आप इसके लिए बस एक अनजान आदमी हो। मुझे नहीं पता आपको देखकर ये कैसा रिएक्ट करेगा, क्या ये आपको पहचानेगा या फिर पूरी तरह से अनजान बना देगा। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। जी जी, ईवो ने तभी आवाज़ लगाया। वो जी की तरफ मुड़ने लगा, तभी उसे अंदर से कॉल आया कि ऑर्डर रेडी है। अभी वो जी की तरफ देखकर उसे इशारा करके अंदर ऑर्डर लेने के लिए चला गया, और वापस से वो ऑर्डर देकर जी की तरफ आए तब तक जहान वहाँ से गायब हो चुका था। वो लिटरली भाग रहा था, बिना अपनी कार लिए, बिना ये सोचे कि रास्ते के लोग उसे देख सकते हैं। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे बस यहाँ से दूर जाना था, अपने आप को शांत करना था। जहान तब तक भागता रहा, उसके पैर जवाब नहीं दे गए। वो फ्रस्ट्रेटेड था, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली। उसे अपने शरीर की गर्मी शांत करनी थी, पर उसकी शांति के लिए ईवो उसके पास नहीं था। वो काम डाउन नहीं हो सकता था, इसलिए बस ट्रेन होना चाहता था, किसी तरह से थक जाना चाहता था। धान भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। टाइम की कोई लिमिट ही नहीं थी।
तब जाकर रुका जब उसके पैर जवाब दे गए। वैसे भी वो एक्सरसाइज करता था तो उसके लिए इतना दौड़ना तो नॉर्मल था। जब जहान की सांसें गहरी होने लगी, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी, वो रुक गया। तब जाकर उसने अपने आसपास देखा। वो ऐसी जगह पहुंच गया था जहां बहुत भीड़ भाड़ थी। कुछ ग्राहक थे, कुछ दुकानदार थे जिन्होंने अपने जिस्मों की दुकान लगाई हुई थी। जहान ज़िंदगी में पहली बार इस तरफ आया हुआ था। वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग थे। कुछ नए नए लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, नया ग्राहक बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस रात उन्हें कुछ मुनाफा हो सके। ऐसे ही एक लड़की जहान की तरफ आई, पर जहान ने उसे देखते ही मुंह मरोड़ लिया। तो फिर क्या था, वो लड़की वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद एक लड़का आया। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल जहान के किसी अपने की तरह। उस मुस्कुराहट के पीछे जहान ऐसे चल दिया जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। इन दिनों मैं आउट ऑफ टाउन हूँ तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ। सॉरी कि आपका मन नहीं भर रहा है। कोई बात नहीं, जल्द ही बड़े पार्ट्स आना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।